स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। तो अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे दिन भर की हर खबर का एक मिनट में विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और करीबियों पर जांच का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। आजम के कई अवैध निर्माण किराए जाने के बाद अब उनके करीबी पूर्व पुलिस अधीक्षक अले हसन के निर्माण कार्य पर बुलडोजर चला। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें नियमों की अनदेखी की गई। कल कई घंटों की मशक्कत के बाद भी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जा सका था। आज फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। सिर्फ बाउंड्री और पिलर को तोड़ने में करीब 5 घंटे का समय लगा। अवैध निर्माण को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने आले हसन को नोटिस भी भेजा, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। मजबूरन प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला किया। ये प्लॉट आले हसन के बेटे वसीम और जावेद के नाम है। आपको बता दें कि आले हसन पर करीब 50 मामले दर्ज हैं और वो जेल में बंद है। एसपी सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जे और सरकारी संपत्तियां हड़पने का आरोप है। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में आईटीआई के छात्रों के लिए बनाए जा रहे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम वसूली हो रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 100 से 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे पैसे के लेन देन के बाद सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। ITI स्टूडेंट्स को प्रवेश के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है। 150 रुपये लग रहे मोहन भाई। पूछा है ना अभी? हाँ पूछा है लोग। वही बना रहे हैं, वही कह रहे हैं। अच्छा, कौन से डॉक्टर साहब है? वायरल वीडियो में राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के केबिन में बैठकर एक युवक का रुपए लेते वीडियो सामने आया है। ये युवक अस्पताल का ही स्टाफ बताया जा रहा है, जो डॉक्टर के कहने पर वसूली कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि वसूली का धंधा लंबे समय से चल रहा है और CHC के पूरे स्टाफ की इसमें मिलीभगत है। अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं और जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। देश के चर्चित बाइक बोर्ड घोटाले में उत्तर प्रदेश STF और नोएडा की EOW यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों विभागों के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस मामले में फरार चल रहे 50-50 हजार के 2 इनामियों सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नोएडा से गाजियाबाद निवासी सचिन भाटी और उसके भाई पवन भाटी को गिरफ्तार किया गया। वहीं गाजियाबाद से मेरठ की गंगा सागर कॉलोनी निवासी करण पाल को धर दबोचा गया। SP राम सुरेश यादव के मुताबिक बाइक बोर्ड घोटाले के बाद से ये तीनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। इस मामले में सचिन भाटी और करण पाल पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित था। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों द्वारा एक फर्म बनाकर देश के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों के पैसे बाइक बोर्ड कंपनी में इन्वेस्ट कराए गए थे, जिसके बाद करीब 3500 करोड़ की रकम लेकर कंपनी के संचालक फरार हो गए। इस मामले की जांच STF और EOW द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। अब तक इसमें 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश कपिल गोली लगने से घायल हुआ। उसके पास से बाइक और तमंचा मिला है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो बदमाश गोली लगी इंजर्ड हुआ है, उसका नाम कपिल सनोफ पवन है। ये वही बदमाश है जिस पर 50,000 का इनाम है। 25,000 का यहाँ से है मुजफ्फरनगर से, 50,000 का 25,000 का मेरठ से है। उसका अस्पताल के लिए भेजा गया है। इस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। इसमें हमारे सिपाही को गोली लगी है अमित के, उसको भी अस्पताल के भेजा गया है। मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। मामला भोपा थाना क्षेत्र का है, जहां चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश को एक गोली लगी। घायल बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित है और उसके खिलाफ करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में थी। फतेहपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मारपीट और पॉइजन केस की 2 गंभीर महिलाओं को अस्पताल में बेड न देने का आरोप है। दोनों का अस्पताल के फर्श पर लिटाकर इलाज किया गया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का वीडियो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। पलंग मिला नहीं है, बेड नहीं दी गई आपको? बेड नहीं मिला, यहाँ बेड का कोई सिस्टम ही नहीं है। न्यूज 18 ने इलाज कर रहे अस्पताल के डॉक्टर अनूप से इस बारे में सवाल किया, तो डॉक्टर साहब जवाब देने के बजाय ये कहते हुए कैमरे से मुंह मोड़ लिया कि इसका जवाब सीनियर डॉक्टर से लीजिए। डॉक्टर साहब, आप इलाज कर रहे हैं, आपसे एक मेरा सवाल है कि यहाँ पे आपने मरीज को इस तरह पे फर्श पे लिटा रखे हैं, क्या बेड की सुविधा नहीं? आपका पर्चे, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरे मामले में जब जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रभाकर से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली है।
देवरिया में रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और एक संविदा कर्मी ड्राइवर के बीच मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में एआरएम के सिर पर गंभीर चोट आई है। मारपीट का वायरल वीडियो जिला मुख्यालय के बस स्टेशन परिसर का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एआरएम को संविदा कर्मी ड्राइवर ने जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। बाद में डंडा सिर पर दे मारा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। आरोपी संविदा कर्मी ड्राइवर अवधेश नाथ तिवारी पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और यात्रियों से गलत व्यवहार करने के भी आरोप लग चुके हैं, जिसको लेकर एआरएम ओम प्रकाश मिश्रा ने संविदा की सेवा खत्म कर दी थी। इसी बात से गुस्साए संविदा कर्मी ड्राइवर ने एआरएम को जमकर पीट दिया। एआरएम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मतलब हमारे ही डिपार्टमेंट में एक संविदा चालक जो था, जिसको दारू पीने और बदतमीजी करने के जरिए में कुछ दिन पहले ही इसको संविदा समाप्त कर दी गई थी। ये उसी खुन्नस में बार बार ये धमकी तो देता था, लेकिन आदमी ये सोचता था कि मतलब दारू पी रहा है तो चलो भाई, बाद में इसको समझ में आए। हमीरपुर जिले में नगरपालिका कर्मियों और सफाई नायक के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने सरेआम बीच सड़क पर चप्पल, जूते और लात घूंसे चलाए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे 3 से 4 सफाई कर्मी मिलकर एक सफाई नायक को पीट रहे हैं। आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करने के बजाय तमाशबीन बने हुए हैं। मामला हमीरपुर जिले की मौधा नगरपालिका के सामने का है, जहां सफाई नायक और सफाई कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। थोड़ी ही देर में चप्पल, जूते और लात घूंसे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है। फिलहाल किसी पक्ष की तरफ से शिकायत नहीं आई है। खून से लथपथ अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे इस बुजुर्ग का ये हाल इसके अपने ही बेटे ने किया है। इसको अंदाजा भी नहीं था कि इसका अपना ही खून इसके खून का प्यासा बन जाएगा। बुजुर्ग पिता तो बस बेटे और बहू के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने की कोशिश में था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना ही बेटा उल्टा उस पर ही चाकू से जानलेवा हमला कर देगा। जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। तो मैंने हमारे बचावेगा, बस छपरा मत चूड़ी लाग नहीं, बस उसका मार दी सब्जी काटे वाली थी। हाँ, ये राकेश कौन है? बेटा है हमारा, बड़ा बेटा। अच्छा, उसी ने अपने पिता को चाकू मार दिया? हाँ, पिता को अपने मार दिया। ऐसा क्या हुआ था जो उसने चाकू मारा? कुछ नहीं हुआ था, हुआ था माँ घर पे दारू में हुआ पिए खाया रहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राम नगरी को भव्यता देने के लिए अयोध्या नगर निगम सीमा का विस्तार किया जाएगा। अयोध्या नगर निगम में अयोध्या जिले के 154 गांव, गोंडा के 63 गांव और बस्ती के 126 गांव अयोध्या नगर निगम में शामिल किए जाएंगे। अयोध्या जिले की सीमा से 8 किलोमीटर के सर्किल में गोंडा और बस्ती के गाँव अयोध्या नगर निगम में समायोजित किए जाने की योजना है। आयुक्त महोदय द्वारा यहाँ से भेजा जा चुका है शासन में। शासन से एक बार उसमें क्वेरी की गई थी, उस क्वेरी का हम लोगों ने समाधान करके और प्रबल संस्तुति की है। अभी जहाँ तक शासन से जानकारी मिल रही है, जिसको कैबिनेट में रखा जाएगा और बहुत जल्दी ये पास हो जाने की संभावना है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया है, जहां ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के विकास की प्रक्रिया शुरू करेगा। अभी पौराणिक सरयू नदी अयोध्या की सीमा कहलाती थी। अगर बस्ती और गोंडा के गांव अयोध्या नगर निगम में शामिल होते हैं तो सरयू नदी पूरी तरह से अयोध्या में होगी। अयोध्या और सरयू नदी के दोनों तरफ विकास होने से सरयू नदी अयोध्या के बीचों बीच से गुजरती नजर आएगी। हाथरस कांड के बहाने यूपी में दंगे कराने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई थी, जिसमें से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग अकेले मॉरिशस से की गई है। यानी यूपी को दंगों में झुलसाने के लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। हाथरस में दंगे भड़काने की साजिश के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री और भी ज्यादा सख्त मूड में आ गए हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। साथ ही किसी के भरोसे के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेगी जो समाज में विद्वेष पैदा कर विकास रोकने की कोशिश करेगा।
हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों के खिलाफ मथुरा के माठ थाने में राष्ट्रद्रोह की एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि अतीकुर रहमान, आलम सिद्दीकी और मसूद के पास से गिरफ्तारी के दौरान 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप और जस्टिस फॉर हाथरस के नाम के पैम्पलेट भी पाए गए थे। बरामद पैम्पलेट में छपे फोटो और उसका कंटेंट समाज में आपसी दुश्मनी और जन विद्रोह भड़काने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि ये लोग शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। एफआईआर के मुताबिक मीडिया रिपोर्टों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर जातीय तनाव और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कान.com नाम की वेबसाइट से जुड़े संगठन और उनके कार्यकर्ता द्वारा भीड़ एकत्रित करने, अफवाह फैलाने, चंदा एकत्र करने का काम न्याय दिलाने की आड़ में कर रहे हैं। वेबसाइट के जरिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिशें हो रही हैं। विदेशों से मिलने वाला चंदा शांति व्यवस्था और सामाजिक समरसता को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने के काम में लगाया जा रहा है। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी की समय सीमा 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई। 29 सितंबर को एसआईटी को गठित किया गया था और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन मामले में लगातार सामने आ रहे नए मोड़ और साजिशों के बाद सीएम योगी ने एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का और समय दिया है। कोई और एविडेंस वो देना चाहे तो वो हमें दे सकते हैं, और बाकी एक जनरल उनका जो है हालचाल लिया है, बस यही है। और उनको ये बताया है कि हमारा जो है समय बढ़ गया है, हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद एसआईटी टीम एक बार फिर से पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और पीड़िता के भाई से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। हाथरस मामले को लेकर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता के घर के आसपास की और घर की सुरक्षा में इजाफा भी कर दिया गया है। इस वक्त मैं पीड़िता के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और देख सकते हैं आप कि गेट पर से ही अंदर जाने तक आपको ढेर सारे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे। चौकसी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि मेटल डिटेक्टर जो मशीन है यहाँ पर ये भी लगा दी गई है। एसआईटी की समय सीमा बढ़ाए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार में कोई भी काम समय सीमा में नहीं हो पाता। एसआईटी की समय सीमा बढ़ने से साफ है कि सरकार और प्रशासन के बीच कोई समस्या है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता का विषय है। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है, और ये समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। कांग्रेस ने कहा कि शुरुआत में मामले में देरी की जा रही है। पहले एफआईआर दर्ज करने में लेट किया गया, अब एसआईटी की रिपोर्ट सौंपने के दिन उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। आज जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सरकार के द्वारा 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया। ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार किस तरीके से महिला विरोधी कृत्य कर रही है। दरिंदों और बलात्कारियों को बचाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं बढ़ाई गई है। नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग पर हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगहों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे अनिश्चित काल तक के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामले में एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार संविधान में है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह होनी चाहिए। आम लोगों को विरोध प्रदर्शन से दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में शाहीन बाग जैसी स्थिति न बने। शाहीन बाग में प्रदर्शन के मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील अमित साहनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक रोड को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, प्रदर्शन के नाम पर दूसरे लोगों को परेशानी नहीं पहुंचाई जा सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासन अपने रवैये में ढीला रहा है और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। शाहीन बाग में धरने के दौरान सड़क बंद होने से आम लोगों को आने जाने में महीनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोर्ट के फैसले से आने वाले दिनों में लोगों को धरने की वजह से परेशानी नहीं होने की उम्मीद है। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में 2 अलग-अलग जगह पर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 12 लोग घायल हो गए। कोतवाली इलाके में गिफ्ट की शॉप पर कुछ बच्चे कंकड़ फेंक रहे थे। विरोध करने पर दुकानदार ने 4 लोगों को पीट दिया। मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो थाना प्रभारी से मारपीट करने वालों की धक्का मुक्की हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट की बात आई है, जिसमें एक पक्ष के चोट है और उनसे तहरीर लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है और मेडिकल अस्पताल में कराया। मारपीट का दूसरा मामला थाना दक्षिण के हिमायूपुर में सामने आया, जहां मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि धारदार हथियारों से लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। 3 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आई ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती को लगभग 1 महीने बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती के पास से एनसीबी को किसी भी प्रकार की ड्रग्स नहीं मिली। इस आधार पर भी उसकी जमानत का दावा मजबूत था। एनसीबी ने कोर्ट से इस बेल के आदेश पर स्टे भी मांगा, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के कारण जमानत नहीं मिल रही थी। लोअर कोर्ट ने 2 बार उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी है। तो माना जा रहा है शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स खरीदने को लेकर सामने आई चैट पर अभी जांच चल रही है, इसलिए उसको बेल नहीं मिली है। रिया के साथ ही सुशांत के स्टाफ रहे सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत दे दी गई है। इस केस में एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत से भी पूछताछ की है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।